तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, उसी को हम लोग अभी देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, इससे पहले मेरा जो लेक्चर है आप उसको आप देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने ये कहा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तब उस चार्ज पर वह मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह का फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का कुछ कंडीशन वगैरह सब अलग अलग केसेस में हम लोगों ने देखा था। तो बच्चों जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, देखो नॉर्मली होता है क्या, बच्चे कोई कॉन्सेप्ट्स कोई टॉपिक्स ले लिए, उससे रिलेटेड जितना भी उसका कंटेंट है, थ्योरीज है, उसके कैलकुलेशन है, ये सबको अच्छे से कर लेते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने इसको अच्छा कर लिया, इस पर हमने ओवरकम कर लिया, इस चीज़ को हम जान गए। ऐसी बात नहीं है। आप अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वॉल्यूमिनस बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अगर कर लेते हो तो इट डजंट मीन कि आप कोई एग्जाम करेक्ट कर लोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो एक फ़ायदा इसमें यह आता है कि आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका उस चीज़ पर अच्छा कमांड हो गया। अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी रिलेटेड कंसर्न टॉपिक है, चैप्टर्स है, यूनिट्स है, अगर आप जाते हो, उसको पढ़ते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़बरदस्त क्लियर होना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और आपने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम ही सॉल्व करा है, बहुत ज़्यादा आपको चांस नहीं मिला है, तो इट मे बी कि आपके चांस बनता है कि यू कैन क्रैक डाउन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। बहुतों को मैंने देखा है, मेरा 39 इयर्स का पुराने का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने टॉपिक्स को बेहतर तरीके से किया है और वो क्रैक डाउन भी किया है। और ऐसे भी बहुत स्टूडेंट मेरा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, ये टॉपिक्स के, वो टॉपिक से, ये राइटर्स का, वो राइटर का, वहाँ असाइनमेंट ये लिया, वो लिया, बहुत बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं होने की वजह से तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स तो बहुत बना लिया, आइडियाज़ आपको जरूर आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है तो आप टॉपिक को ज़रा सा भी अगर उसमें ट्विस्ट कर देगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक चाहे जितना आपको ट्विस्ट कर दे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कितना ट्विस्ट कर दे, तो आप उसको समझ भी सकते हो और आराम से कर सकते हो। तो आप और टॉपिक से रिलेटेड जितनी कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर क्लियर करो। तो आज मेरा जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या है। आज हमें ये देखना है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है, उस पर लगने वाला फोर्स से उस चार्ज पार्टिकल के मोशन किस तरह का हो सकता है, उनके डिफरेंट मोशंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिलने जा रहा है, तो बेहतर होगा कि आप पेन एंड पेपर लेके आप बैठ जाओ। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, उसको आप ज़रूर नोट करो। बहुत मज़े की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो टॉपिक हमने शुरुआत यहाँ से करा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने क्या कहा कि वो यूनिफॉर्म है, मतलब उस रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कंसेप्चुअली मान लेते हैं कि इस एरिया में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस एरिया के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन या स्पेस। पहली बात ये क्लियर कर लें। और उस स्पेस में, रीजन में कोई एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तब उस पार्टिकल के मोशन किस तरह का हो सकता है। तो इसमें दिया है कि इन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, अगर वो पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल मूव करता है किधर, पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का, तब क्या होगा, तब बोल रहा है कि नो मोशन इन द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स है। ये मिस कर गया है बच्चों, ये प्रिंट में
ये नो मोशन नहीं है, बल्कि ये नो फोर्स है। नो फोर्स, उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, नो फोर्स। अगर वो पैरेलल एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अगर वो राइट एंगल में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के 90 के एंगल पे, यानी राइट एंगल पे अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करेगा वो पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए बाध्य करेगा। अब कह रहा है कि एट एन एंगल अदर देन 0, 90 एंड 180, ये तीन एंगल छोड़ करके इसके अलावा किसी भी एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किसी भी इन तीन एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसकी मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, तो कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो हेलिकल होगा। हेलिकल कहते हैं स्पाइरल टाइप का, इस तरह से स्प्रिंग नुमा उसका मोशन होगा। तो इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं हम लोग। इन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर बी में है तो कह रहा है चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। नो फोर्स, नो फोर्स, नो फोर्स इन द चार्ज पार्टिकल। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है और उसका एंगल थीटा है, मान लो इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही अगर वो वेलोसिटी है पार्टिकल का, या एंटी क्लॉकवाइज में उसका वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर सेम है तो यहाँ थीटा को हम 0 कहते हैं, और अगर उसके जस्ट अपोजिट है तो यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा दोनों केस में, आइदर थीटा इज 0 और थीटा 180 डिग्री। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो दोनों केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। और चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगना है मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है QVB साइन थीटा। अब ये फैक्टर अगर हमारा 0 हो गया तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, यानी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग 0 कहते हैं। अब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल चलता है। उसके बाद आता है हमारा एट राइट एंगल टू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूर करेगा। उसको ऐसे मान लेते हैं कि हमारा एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, और इसको हम लोग क्रॉस साइन से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और जब हम क्रॉस साइन से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों हम लोग परपेंडिकुलरली इनवर्ड लेते हैं। हमने 3 डायरेक्शन बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पैरेलल के लिए हमने रो एरोस को दिखाया है, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड है तो क्रॉस दिखाया है, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है तो डॉट दिखाया है। परपेंडिकुलरली इनवर्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है, और यहाँ पे मान लिया हमने कि कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी मूवमेंट का ये डायरेक्शन है। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल डिपेंड करता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है अगर वो पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस तरह से जिधर की तरफ मूव करता है राइट हैंड का थंब और राइट हैंड का 4 फिंगर्स लेकर के हम बेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन उस पर लगने वाला फोर्स होगा, यानी इस पर ये लगने वाला फोर्स का ये डायरेक्शन इधर होगा। डायरेक्शन को इधर की तरफ हम लोग दिखाते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का। अब अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है और उसके मूवमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है
तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल चार्ज पार्टिकल पर सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ इस तरह से होगा। यानी वो सेंट्रीपेटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल का कुछ इस तरह से होगा। जो ही उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इसको हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो राइट हैंड का थंब बता रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स इस समय इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। यानी दिस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r। यानी जिस सर्कुलर पाथ में चल रहा है उस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होगा। मान लिया उसका रेडियस r है और उसका स्पीड या वेलोसिटी भी mv², मास उसका हमने ले लिया m और इसका रेडियस r, mv²/r हो जाता है। और इस समय जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है बच्चों, वो फोर्स का वैल्यू होता है QVB, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। और थीटा क्या है? तो थीटा है ये स्पीड यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब ये स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है अंदर की तरफ, और हमारा जो V का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ V और B के बीच एंगल 90 का है, और साइन 90 अगर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो QVB हो जाता है। तो ये हो गया QVB mv²/r। अब यहाँ से हम r का वैल्यू अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा mv²/r को इधर कर दिया, QVB को इधर कर दिया, एक को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा r = mv/QB। तो ये यानी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मास m है, चार्ज q है और v स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है b, तो उस समय वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा और सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड करेगा। और उस सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो हो जाएगा mv/QB। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है बच्चों, अगर चार्ज नेगेटिव है तब क्या होगा? अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट पलट जाएगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इधर की तरफ हो जाएगा। ये इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। अगर वो चार्ज नेगेटिव है यानी ऋणात्मक चार्ज है, तो वो इस तरह से इस डायरेक्शन में इधर की तरफ वो घूमेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट उसका बदल जाएगा। सर्कुलर मोशन जो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, इसमें नहीं करेगा। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज करेगा, लेकिन ये भी सर्कुलर मोशन करेगा और उसका भी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम है, सिर्फ ये कि नेगेटिव चार्ज है बट मैग्नीट्यूड क्यू ही है, तो इनका भी रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ है उसका भी वैल्यू यही आएगा। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी होगा, और वो एंटी है तो ये क्लॉक होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये अब एक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर चाहिए। अब जब इसका रेडियस मिल गया तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल में एक चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू लेते हैं वो मान लेते हैं प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये है कि मास दोनों का अलग अलग होगा। प्रोटॉन का अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.673 × 10⁻⁻27 kg होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 10⁻⁻31 kg होगा। यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या यूँ भी कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उससे 1836 गुना ज़्यादा मास प्रोटॉन का होता है।
लेकिन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब हमने क्या करा कि दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट करा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो अब यह सवाल होता है कभी कभी कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा, किसका सर्कुलर पाथ यानी सर्कल छोटा, किसका बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं R इक्वल टू, हमने कहा यहाँ पे mv/QB है। अब यहाँ देखा जाए इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। देखो दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए दोनों का वेलोसिटी हमने सेम रखा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का चार्ज सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में है ये। तो तीन चीज़ तो दोनों का सेम है, इसका मतलब है कि मास डिपेंड करेगा। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी mp लेते हैं, और ये v/QB ये तीनों को अगर हम यूं कहें कि तीनों ही कांस्टेंट हमारा दोनों के लिए, तो यहाँ पे हमने k करा। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसके लिए हम re लेते हैं और इसका मास हो जाएगा me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज me करते हैं। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों सेम आएगा यानी k आएगा। और मैथमेटिक्स का रूल है, जब हम किसी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, यानी m प्रोपोर्शनल मास ऑफ प्रोटॉन और दिस e प्रोपोर्शनल यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो रेडियस है प्रोटॉन का और ये रेडियस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का है, वो अपने अपने मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मास ज़्यादा है उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम यूँ कहें कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये कहें कि उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ के रेडियस से बहुत ज़्यादा होगा। जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, और ज़्यादा भी कितना यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन इन सर्कुलर पाथ is 1836 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा उसका 1836 गुना ज़्यादा जो है रेडियस किसका होगा, प्रोटॉन वाले सर्कुलर पाथ का होगा। एक तो ये हो गया कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज़ फार मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी क्वेश्चन को आपको बच्चे दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। दूसरे ढंग से इन द सेंस कि अगर हम इसको यूं कहें कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है, चलो ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है, और हमने कहा कि अगर ये वैल्यू mv को रखते हैं तो mv तो हो गया हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है तो मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर ये मास इंटू वेलोसिटी की बात कर दें तो ये QB आ जाएगा। अगर दोनों पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम को अगर हम सेम कर दें और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाता है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर दें तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम होगा। क्योंकि दोनों का अगर ये सेम हो गया और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है तो ऑटोमेटिकली दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर हम सिंपली बोलें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोजेक्ट किया जाए सेम वेलोसिटी से, तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो बोलना है कि प्रोटॉन का जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा। और अगर ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए और दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर सेम हो जाए, दोनों का लीनियर मोमेंटम को अगर सेम रखा जाए तो दोनों के सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसा होगा, तो उस समय दोनों के सर्कुलर पाथ का रेडियस इक्वल हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर चार्ज पार्टिकल हमारा राइट एंगल में चल रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड का, तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा मूवमेंट का, और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दैट वेरी फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आ गई तो इसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें टाइम पीरियड की बात आता है, रेडियस की बात तो हम लोगों ने कर लिया, फ्रीक्वेंसी की बात आता है, एंगुलर वेलोसिटी की भी बात आता है। तो अब जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो तीन चीज़ को तो हम लोग ऑटोमेटिकली दिमाग में हॉन्ट करेगा। उसमें क्या क्या हॉन्ट करेगा? उसमें हॉन्ट करेगा आपको टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन जब करता है किसी भी पार्टिकल में, तो उस पार्टिकल में हम लोग दो तरह की स्पीड की बात करते हैं। एक तो लीनियर स्पीड की बात करते हैं हम लोग, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड में अगर हम v कहें, इस v का वैल्यू अगर ये सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में इस पाथ की जो लंबाई है, अगर उसका रेडियस r ले लिया, रेडियस अगर हमने r ले रखा है, तो सर्कुलर पाथ, ये रेडियस अगर हमने r रखा है और इसका स्पीड, उसका वेलोसिटी v है, तो इसका जो लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर चलता है वो, ये पूरी दूरी को, पूरी लेंथ को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, और ये 2 पाई r होता है अपॉन, और इस पूरे को चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक टाइम पीरियड t यहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा है एंगुलर स्पीड। अगर हम एंगुलर स्पीड की बात करें, एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा में होता है क्या, जब वो पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगाता है तो ये केंद्र में, सेंटर में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम लोग 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो अब ये एंगुलर डिस्टेंस तो हमारा 2 पाई रेडियन हो गया, और इस पूरे चक्कर लगाने में, एंगल बनाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं। तो टाइम पीरियड की बात अगर हम करेंगे तो चाहे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से ले सकते हैं। दोनों जगह से टाइम पीरियड का वैल्यू हम ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड का वैल्यू हम दोनों जगह से ले सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी आप तो टाइम पीरियड का वैल्यू हम चाहे तो लीनियर स्पीड से लें या फिर हम टाइम पीरियड का वैल्यू एंगुलर स्पीड से लें, दोनों में से कहीं से भी हम ले सकते हैं। मान लो कि यहां से हमने टाइम पीरियड का वैल्यू ले लिया v = 2 पाई r अपॉन t ले लिया, और टाइम पीरियड यहां से अगर हम निकालना चाहें तो 2 पाई r अपॉन t हो जाएगा, और ये 2 पाई r का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है mv अपॉन qb। तो यहाँ से अगर कुछ वैल्यू को देखें हम लोग, तो कोई वैल्यू यहाँ से हमारा कैंसिल होने वाला है या नहीं है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो पार्टिकल हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दो पार्टिकल हमारे पास है, दो पार्टिकल हमारे पास है, ये दो पार्टिकल को अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में और सेम वेलोसिटी से दोनों को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तब हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई mv अपॉन qb है, qb। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास, और जब यहाँ पे प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ प्रोटॉन का मास, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ वेलोसिटी दोनों का सेम है, चार्ज भी दोनों में सेम है, और दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये तो मैथमेटिकल टर्म आ गया हमारा 2 पाई, दोनों में आएगा, तो इसका मतलब है
कि टाइम पीरियड आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मास का हो गया। वेलोसिटी को भी अगर कांस्टेंट रखेंगे तो अगर हम बोलेंगे यहाँ प्रोटॉन तो प्रोटॉन का मास, और यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास, ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो टाइम पीरियड हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा उससे कई गुना ज़्यादा टाइम पीरियड प्रोटॉन के लिए लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम होता है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो एक पूरा चक्कर लगाने में प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी जानना चाहिए। अब आता है इसके फ्रीक्वेंसी की बात। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड बराबर होता है 1/न्यू या 1/ टाइम पीरियड बराबर न्यू कर दो, तो ये रेसिप्रोकल होता है न्यू इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का वैल्यू हमने बता दिया, उसको यहाँ सेट कर देंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ये तो बात हुई कि जब हमारा पार्टिकल किस एंगल पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट एंगल पे। अगर वो राइट एंगल में मूव नहीं करके किसी और एंगल में मूव करता है, ये तीन एंगल को छोड़ के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये तीन एंगल छोड़ करके किसी और एंगल में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तब उसका मोशन कैसा होगा, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन जो हेलिकल होगा। हेलिकल का माने स्प्रिंग टाइप का मोशन होगा, स्प्रिंग के तरह से उसका मोशन होगा। अब उसके स्प्रिंग के तरह से मोशन को देखते हैं हम लोग किस तरह का उसका मोशन होता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में हमने इसको v वेलोसिटी से उस चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा, और इसका एंगल, ये एंगल हो गया थीटा। अब इस v का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर लेंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा v sin थीटा। यानी इस वेलोसिटी का, इस स्पीड का हमने दो डायरेक्शन लिया, एक डायरेक्शन लिया हमने v sin थीटा और एक डायरेक्शन लिया v cos थीटा। और ये दो कंपोनेंट जो लिया दो डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ इस डायरेक्शन में v cos और एक वर्टिकल इधर की तरफ हमने दिखा दिया v sin। अब ये दोनों वेलोसिटी का जो दो डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को इसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको इनहेंस उसके तरफ बढ़ाएगा, और ये v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 के एंगल पे है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट, कोई भी चार्ज पार्टिकल 90 के एंगल यानी राइट एंगल में मूव करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। यानी ये v sin थीटा विल प्रोवाइड सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, और ये v sin थीटा उसको सीधे इसकी तरफ आगे बढ़ाएगा। यानी ये जो कंपोनेंट है ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा, लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा और ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। और कारण होगा क्या, जब ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा हर बार उसको लीनियर मोशन धक्का देके आगे बढ़ाता जाएगा। अब है कि इस पर जो वैल्यू लगेगा किधर की तरफ लगेगा, अब वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ। हमने मान लिया कि इसका कंपोनेंट ये है, ये कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को किधर घुमाएगा, तो अब इस पर फोर्स देखेंगे तो वेलोसिटी के कंपोनेंट की तरफ हमने क्या रखा, थंब रखा, ये 4 फिंगर्स रखा, और इसको बेंड किया हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये थंब बता रहा है कि जो v sin थीटा जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा उस पार्टिकल को धक्का देके अंदर की तरफ ले जाना चाहता है, और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ ले जाना चाहेगा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड उसको डायरेक्शन को मोड़ता जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ, फिर इधर की तरफ आएगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे आएगा,
इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन में आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन 3 एंगल के अलावा किसी भी एंगल में अगर फेंकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, उस मैग्नेटिक फोर्स का 2 कंपोनेंट 2 डायरेक्शन में काम करेगा। क्योंकि इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हो रहा है, एक तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। ये दोनों मिल करके उसको घुमाते हुए हेलिकल मोशन में आगे बढ़ाता जाएगा। अब अगर इसको आगे बढ़ाता जाएगा इस तरह से, अगर इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो 2 कंपोनेंट के साथ साथ अगर हम ये देखें कि ये जो v cos थीटा लीनियर मोशन दे रहा है, एक पूरा चक्कर लगा के कितनी दूर वो चला जाता है, एक पूरा चक्कर लगने के बाद ये कितनी दूर तय कर लेता है, लीनियर डायरेक्शन में कितनी दूरी तय करता है, तो इस दूरी को हम लोग पिच कहते हैं, इस दूरी को पिच कहते हैं। और अगर ये दूरी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। चूँकि हम स्पीड की जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करते हैं, और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। तो लीनियर की तरफ इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, और t का मतलब है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो टाइम है वो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको इसकी पिच मिल जाएगा कि सर्कुलर हेलिकल मोशन में कितनी दूरी, कितना हर एक चक्कर के बाद कितने स्टेप्स वो आगे बढ़ता है, दैट वेरी स्टेप इज नोन एज पिच। तो यहाँ से हम लोग इसको पिच का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल का मोशन की डिस्कशन है, यानी उस पर जो कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो किस किस पोजीशन में कैसा कैसा फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस तरह से उसको मोशन प्रोवाइड करेगा, और उस मोशन के हिसाब से चार्ज पार्टिकल नेगेटिव पॉजिटिव उसका रेडियस और उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, कोई एंटी क्लॉकवाइज कोई क्लॉकवाइज होगा, और किसी का रेडियस ज़्यादा किसी का रेडियस कम, और ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंसेप्चुअल है। जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिक्स के अलावा जब भी आपको ये कंसेप्चुअल की, अब मान लो कि आपको पिच पूछ दिया, अब पिच का डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन पिच निकलेगा कैसे, हम जो वेलोसिटी लिया उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, लीनियर लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, कौन सा लेंगे। अगर लीनियर डायरेक्शन में भगाने की बात करता है तो ऑब्वियसली उसके डायरेक्शन के अलोंग ही लेंगे v cos थीटा, तब जाके हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर पाएंगे। और जब सर्कुलर मोशन की बात होगी तो उस समय यहाँ पे v sin थीटा होगा। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि अगर ये हेलिकल मोशन में अगर जाता है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल में अब जो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, उस वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखेंगे, हम v sin थीटा लिखेंगे। अब अगर हमें उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स की बात अगर करेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा QV, v के जगह आप क्या लिखेंगे, v sin थीटा, QVB, और उसके बाद QVB, ये तो हो गया हमारा v के जगह QVB, चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये v sin थीटा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो QVB होता है, तो यहाँ v के जगह क्या आ गया, v sin थीटा आ गया, यानी इसको हम कहेंगे QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अब अगर यहाँ पे हम ये कहें कि ये जो हमारा फोर्स है ये कंपोनेंट वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर की तरफ दिखाया हमने वर्टिकल में, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड होता है, तो सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या हो जाएगा, तो उस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FM बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बनता है mv², mv का मतलब हो गया v sin थीटा, mv² अपॉन इसका रेडियस। अब यहाँ से हम लोग इसके रेडियस की भी बात कर सकते हैं, इससे यहाँ से रेडियस की बात कर लेंगे आराम से। अगर हमें रेडियस की बात करना चाहते हैं तो mv² sin² थीटा,
अपॉन ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पे हमने आर को इधर करा, आर इधर कर दिया, तो यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा और एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और साइन थीटा एंड वी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इस तरह से अगर हम यूँ कहें कि जब कोई पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये दोनों एंगल के अलावे किसी और एंगल में अगर वो मूव करता है तो उस पर किस तरह का फोर्स काम करेगा और किस तरह से उसकी मोशन होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा। थ्योरी पर हो तो उस थ्योरी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करो। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।